नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। हम स्टडी कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज, और इसी कंटिन्यूटी में आज हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आज के ही इस सेशन में हम क्वेश्चन कुछ सोल्व करने वाले हैं। आज के इसी सेशन में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस करेंगे फार्मा से रिलेटेड। जो पॉइंट जिससे रिलेटेड जहां पर आ गया हम उसको उसी समय निपटाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा थोड़ा सा बचा हुआ सेक्शन, क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या है दोस्तों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिख दूं इसको मैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से पढ़ा था, एक जिसमें एनर्जी यूज होती है, एक जिसमें एनर्जी यूज नहीं होती। ठीक है, एनर्जी जिसमें यूज नहीं होती उसको हमने पैसिव पढ़ा। पैसिव के हमने दो टाइप पढ़े थे। क्या क्या पढ़े? एक में डिफ्यूजन होता है, एक डिफ्यूजन से होता है, दूसरा किससे होता है? ओस्मोसिस से होता है। डिफ्यूजन में हमने दो तरीके से पढ़ा, क्या क्या? सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर आई थिंक सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या है यहां पर? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है भाई? एनर्जी यूज होती है। पहली चीज, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में काम में ली जा रही है सबको पता है। किस तरीके से यूज होती है भाई? एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है? एटीपी के मॉलिक्यूल्स। कहां से आते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल्स? रिकॉल कीजिए, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से, ग्लूकोज के रेस्पिरेशन से। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से, याद कीजिएगा, 38 मॉलिक्यूल किसके भाई? एटीपी के बनते हैं। किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कोई नहीं, थोड़ा सा सेपरेट पॉइंट हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यूज होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी वो प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो स्टडी करते हैं दोस्तों। यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो क्या है? रिकॉल कीजिए, पढ़िए, कहीं पर अगर आपने पढ़ा है तो रिकॉल कीजिए, सोडियम पोटेशियम पंप। अब सोडियम पोटेशियम पंप का मतलब क्या है? इसका मतलब यही हो गया, देखो दोस्तों सीधा सा, यहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है, ये किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है। तो किसका ट्रांसपोर्टेशन? सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन। तो सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन जिस मेथड से होता है उसे हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, और ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है। कैसे होता है दोस्तों? एनर्जी क्यों चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एनर्जी चाहिए तो क्यों चाहिए? रीजन सबसे बड़ा। रिकॉल कीजिए हमारी चीजें, ये सेल, ये सेल, ये सेल, इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस एब्रिविएशन नहीं है, स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया है। और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमेशा सेल के कांटेक्ट में है, ठीक है। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है किसका एग्जांपल है भाई? एक तरीके से ईसीएफ का। ईसीएफ का ही टाइप हो गया ना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर का जो फ्लूइड है। अब चीज देखिएगा, सेल के अंदर सबसे ज्यादा सोडियम है या पोटेशियम है? सेल के अंदर का फ्लूइड क्या है भाई? आईसीएफ। सेल के बाहर का फ्लूइड क्या है भाई? ईसीएफ, जो यहां पर सेल्स के बीच में हम इसको आईएसएफ भी बोल देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल के अंदर कौन सा आयन है? कौन सा भाई? पोटेशियम। द मोस्ट अबंडेंट केटायन, द मोस्ट अबंडेंट केटायन ऑफ आईसीएफ, पोटेशियम। तो क्या इसका मतलब यह है क्या कि सेल के बाहर पोटेशियम नहीं होता? जी नहीं, इसका मतलब कतई नहीं है। सेल के बाहर भी पोटेशियम होता है लेकिन कम होता है। तो यहां पर पोटेशियम यहां पर भी है, लेकिन सेल के अंदर जो है वो पोटेशियम जो है क्या है? ज्यादा है, ये समझ लीजिए आप। बाहर में द मोस्ट अबंडेंट केटायन ऑफ ईसीएफ कौन है भाई? सोडियम। ये चीज समझिएगा। अब यहां पर अगर इनके मूवमेंट की बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, तो कौन सा आयन किधर मूव करना चाहिए था नेचुरली? नॉर्मल में। नॉर्मल में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से अगर ये डिफ्यूजन की तरह से मूव कर रहे होते तो ये सेल और इसके अंदर पोटेशियम ही पोटेशियम है, ठीक है। और बाहर ये ईसीएफ आप समझ लीजिए, तो ईसीएफ के अंदर पोटेशियम नहीं है क्या? जी है, पोटेशियम है थोड़ा बहुत। ईसीएफ में ज्यादा कौन है? सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है, समझ लीजिए आप। सोडियम अंदर भी है क्या? जी है भाई, थोड़ा सा ही है। अब कंसंट्रेशन पोटेशियम के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। नॉर्मल में क्या होना चाहिए था? पोटेशियम को अंदर से बाहर में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है? उल्टा होता है इसका। क्यों? क्योंकि इस ईसीएफ में, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पोटेशियम को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम जो है अंदर से बाहर नहीं आता, पोटेशियम बाहर से अंदर में मूव करता है। पोटेशियम बाहर में और ये अंदर में, ठीक है। पोटेशियम
पोटेशियम, पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ में जाता है। बाहर क्या था? कम था। अंदर क्या है भाई? ज्यादा है। देखो कम से ज्यादा की तरफ में जाएगा तो धक्का मारना पड़ेगा। धक्का कैसे? जैसे आप सीआईडी में आज तक देखते आए हो, दया दरवाजा तोड़, तो दरवाजा तोड़ करके ऐसे कुछ टूट फूट होती नहीं है दया की तरह से। वैसे तो कम से ज्यादा की तरफ में क्या होता है? पोटेशियम जाता है बाहर से अंदर की तरफ में। लेकिन सोडियम क्या करता है? सोडियम जो बाहर में, जो अंदर में क्या है? कम है, लेकिन बाहर में ज्यादा है, तो ये उल्टा चलता है। पोटेशियम बाहर से अंदर जाता है और सोडियम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ में आता है। मतलब लोअर कंसेंट्रेशन टू मोर कंसेंट्रेशन। अब आप बोलोगे सर लोअर कंसेंट्रेशन टू मोर कंसेंट्रेशन, तो सर ये ओस्मोसिस क्यों ना बोल दें? क्वेश्चन अराइज होता है या नहीं होता? सोडियम पोटेशियम की मूवमेंट को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्यों बोलते हैं? इसको हम ओस्मोसिस क्यों नहीं बोल देते? तो दो रीजन बता दूं दोस्तों। ओस्मोसिस पहली बात पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि ओस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, यहां पर ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। मैं आपको लाइफ टाइम की, जहां पर आप सोडियम पोटेशियम हाइपरकैलेमिया की बात करते रहेंगे, हाइपरनेट्रीमिया की बात करते रहेंगे, अगर यहां पर आज समझ नहीं आया तो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। यहां इसलिए करें बार बार इसको, जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स रहे स्पेशली वो इसको बार बार ध्यान से समझ लें कि सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होती है। मतलब कम से ज्यादा की तरफ में ये आयंस मूव करते हैं। अब आपको समझना है पोटेशियम कहां पर ज्यादा है? अंदर में ज्यादा है, तो ज्यादा की तरफ में बाहर से अंदर की तरफ में मूव करेगा। सोडियम कहां है? बाहर ज्यादा है, तो बाहर की तरफ में, कहां से? अंदर से बाहर की तरफ में मूव करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको इसके बारे में दिमाग में रखनी है। किसके लिए? सोडियम पोटेशियम पंप के लिए। क्या होगी? एनर्जी यूज करेगी, क्योंकि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी? एटीपी मॉलिक्यूल से मिलेगी। यहां पर एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। याद रखना, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज किसके लिए काम करता है? सोडियम पोटेशियम पंप के लिए काम करता है। वहां पर एटीपी मॉलिक्यूल से ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब हम इसको छोटा सा समराइज करते हैं। सोडियम कहां से कहां को जाता है भाई? बाहर में ज्यादा है और अंदर में कम है। सोडियम अंदर से बाहर की तरफ में आता है, कम से ज्यादा की तरफ में। पोटेशियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ में जाता है। क्लियर है? उल्टा हो रहा है। पहली चीज, एनर्जी यूज हो रही है। यस। तो दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने सोडियम के आयंस और कितने पोटेशियम के आयंस जो हैं वो एक इस मूवमेंट में, एक इस ट्रांसपोर्टेशन में मूव करते हैं। तो याद रखिएगा 3 सोडियम के आयंस, 3 सोडियम आयन और 2 पोटेशियम के आयन जो हैं वो एक साथ में मूव करते हैं। समझ में आया? मूव करना है कहां से कहां की तरफ में? सोडियम किधर मूव कर रहा है? अंदर से बाहर की तरफ में। तो एक आयन आता है क्या? जी नहीं, एक साथ में 3 जने उठ करके आएंगे एक बार में। क्या जाए यार, तू भी चल। पोटेशियम क्या करता है? बाहर से अंदर की तरफ में जाता है, कम से बाहर की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ में जाता है। ये भी कम से ज्यादा की तरफ में गया है। एक साथ में कितने? 2 पोटेशियम के आयंस मूव करते हैं। इतनी देर की इस चीज में हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारी चीजें हमने रिवाइज भी की हैं, लेकिन दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि एक साथ में 3 सोडियम के और 2 पोटेशियम के आयंस जो है वो मूव करते हैं। इस चीज को आप एक तरीके से और याद रख सकते हैं। 3 तो आपको याद रह गया। अब ये कैसे याद रखोगे कि कौन सी चीज 3 है और कौन सी चीज जो है वो 2 है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, नमक जो हम ज्यादा खाते हैं, सोडियम हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है पोटेशियम के कंपैरिजन में। वैसे भी नॉर्मल में करें, आईसीपीसी की बात नहीं करें, नॉर्मल में सोडियम जो है वो पोटेशियम की बजाय में ज्यादा है। और इसको ऐसे भी समझ लीजिएगा, जब आप आईएसएफ से, हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब हम सीरम वैल्यूज पढ़ते हैं तो सोडियम की वैल्यू जो है वो 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पढ़ते हैं। पोटेशियम की वैल्यू जो हम 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पढ़ते हैं। इसका मतलब देखो सोडियम ज्यादा है, ये समझ लीजिएगा कि सोडियम के 3 आयन, पोटेशियम के 2 आयन जो है वो मूव करते हैं। क्लियर है? अभी ये हो क्यों रही है कहानी? ये कहानी हो क्यों रही है? क्या पोटेशियम कभी अंदर से, इसके हिसाब से तो ये हो गया। अब आप सोचोगे कि पोटेशियम जो है वो हमेशा बाहर से अंदर की तरफ में जाता है, ये सोडियम तो अंदर से बाहर में भी आता है क्या कभी? जी आता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू नहीं आता, फिर वो और किसी से डील करके आता है। सोडियम के साथ में डील करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप में डील करता है, तो यही एक्शन होता है उल्टे वाला, कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ में। ठीक है? और पोटेशियम हमें बाहर भी आता है, अंदर से पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए अंदर से बाहर में भी आता है, लेकिन सोडियम के साथ में नहीं आता। फिर वो डील और किसी के साथ में साइन करता है। उसका एग्रीमेंट जो है मैक्सिमम हाइड्रोजन आयंस के साथ में साइन हो रखा है। क्लियर? ओके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर हम स्विच करने वाले हैं दोस्तों, फार्मा पर।
क्योंकि वो चीज अभी आप सोचोगे सर बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आप कहां फार्मा पर पहुंच गए। हमने शुरुआत करने की कोशिश की थी और इसी वजह से हमने शुरुआत की थी कि चीजें आपको डायरेक्टली लिंक करनी चाहिए। डिजोक्सिन कोई ड्रग हम 4 महीने बाद पढ़े, उसका बेस अगर हमने आज पढ़ लिया और उसको हम 4 महीने बाद में पढ़े तो क्या फायदा रह जाएगा दोस्तों। इसलिए हम उसको यहीं से लिंक करेंगे। अगर कुछ हमारी चीजें यहां पर लिंक हो रही है तो हम एक चीज लिंक करेंगे दोस्तों यहां पर, क्या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या सिंपली क्या कहिए आप, हार्ट फेलियर कहिए, हार्ट फेलियर कहें। राइट लेफ्ट हम बाद में पढ़ेंगे। हार्ट फेलियर में एक सिंपल सी चीज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या, आपसे कोई पूछे रास्ते चलते, हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे दोस्तों आप मेड सर्ज में कि हार्ट फेलियर क्या होता है, राइट लेफ्ट हार्ट फेलियर जो है वो क्या होता है, राइट में क्या सिम्टम्स आते हैं, लेफ्ट में क्या सिम्टम्स आते हैं, लाइफ टाइम आप नहीं भूलोगे। सिंपल सी बात, चूंकि सेशन लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको यहां पर शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट फेल हो गया, सिंपल सी बात है ना। हार्ट के एग्जाम में नंबर नहीं आए, कितने नंबर चाहिए थे, 55 नंबर चाहिए थे। पासिंग मार्क्स क्या थे दोस्तों, 45 से 55 के करीब थे और 45 नंबर नहीं आए, तो हार्ट क्या हो गया, फेल हो गया। क्या कंप्लीटली फेल हो गया कि नहीं, जिंदा है, ठीक है ना, जिंदा है, थोड़ा सा हमने उसको साइड में कर दिया कि भैया तू पास हो सकता है अगर ये काम कर ले तो। हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल का मतलब हार्ट को वो काम नहीं कर पा रहा जो उसको करना चाहिए। क्या काम करता भाई हार्ट, आउटपुट। किस वजह से देता है आउटपुट, हार्ट क्या काम करता भाई, पंप करने का काम करता है। हार्ट एक तरीके का पंप है, और ये पंप जो है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। कहां पर, पूरी बॉडी के अंदर, सिस्टमिक सर्कुलेशन में और पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी, ठीक है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात आएगी तो हार्ट कौन सा फेल हुआ है वो बात अलग हो जाएगी, वो पॉइंट अलग हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जनरल सिस्टमिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो कम कर पा रहा है, ठीक है ना, उसकी एफिशिएंसी जो कम हो गई है, वो उसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट, क्या आउटपुट दोस्तों, कार्डियक आउटपुट, वो क्या हो गया, कम हो गया। चीज समझ में आ रही है दोस्तों चीजें। हार्ट के फेलियर की कंडीशन में हार्ट अपना काम जो कर रहा था वो नहीं कर रहा, तो हार्ट ब्लड पंप कम कर पा रहा है, मतलब कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब बात आइए वापस थोड़ा सा मुड़ करके कि फेल क्यों हो गया भाई, किस वजह से वो पास था। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट क्या करता भाई, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो कम हो गई। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसकी वजह से है भाई, मायोकार्डियम की वजह से। हार्ट की जो मसल है उसकी जो थिक लेयर है मायोकार्डियम, वही है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, और ये मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, कार्डियक आउटपुट नहीं मिल पा रहा। हमने सिंपल लैंग्वेज में कहा उसको हार्ट फेल हो गया। अब हमने यहां पर इसका डिस्कशन क्यों किया, हमने इसका डिस्कशन यहां पर इसलिए किया कि सोडियम पोटेशियम पंप और कैल्शियम का डायरेक्टली रिलेशन है, किससे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी से। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये, और कैल्शियम, कैल्शियम कैसे भाई, सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर्स, थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, नहीं जाएंगे दोस्तों, हम आपको एग्जाम क्लियर कराना चाह रहे हैं इसलिए थोड़े सिंपल वे में बताएंगे। क्या कि ये सोडियम पोटेशियम पंप ज्यादा हो गया जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो कम हो गई। ये सोडियम पोटेशियम पंप ज्यादा उछल रहा है जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है। ये सोडियम और कैल्शियम का जो एंटीपोर्टर है उसकी वजह से कैल्शियम जो ज्यादा बाहर आ रहा है, इसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। सिंपल कहें कि सोडियम पोटेशियम पंप भी ज्यादा उछल रहा है, सोडियम और कैल्शियम एंटीपोर्टर्स हैं वो भी ज्यादा उछल रहे हैं। अब हम आपको एंटीपोर्टर और सिम्पोर्टर का मीनिंग बताएंगे दोस्तों, यहां पर सिंपल मीनिंग बता देते हैं। दो टर्म होते हैं, एक होता है एंटीपोर्टर्स और एक होता है सिम्पोर्टर्स। ये क्या होते हैं हमेशा समझिएगा, सिम का मतलब सेम, सिम का मतलब सेम, सिमेट्रिकल, एक ही डायरेक्शन में। पोर्टर्स का मतलब, पोर्टर का मतलब दोस्तों कुली, जो सामान ढोता है अपना, तो मतलब ये कोई ना कोई पोर्टर है हमारी बॉडी के अंदर जो किसी सामान को ढो रहे हैं। तो सिम पोर्टर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स को ढोता है, सेम दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। सिम पोर्टर्स कौन होते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कैरी करने वाले। एंटीपोर्टर्स कौन होते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कैरी करने वाले, दो डिफरेंट आयंस को कैरी करने वाले। डिफरेंस क्या हुआ, सिम पोर्टर्स सेम डायरेक्शन में, एंटीपोर्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर इनकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ो, सिम पोर्टर्स वो पोर्टर्स हैं, सिम्पोर्टर वो पोर्टर हैं जो क्या करते हैं, एक तरीके की, आप इनको एक तरीके से कोई कैरियर मॉलिक्यूल समझ लीजिए, आप इनको एक तरीके से कैरियर मॉलिक्यूल समझ लीजिए जो कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल या आयंस को सेम डायरेक्शन में कैरी करते हैं। एंटीपोर्टर जो है उन्हीं को अपोजिट डायरेक्शन में कैरी करते हैं। यहां पर अगर हम देखें सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर जो है वो भी ज्यादा बढ़ जाते हैं
और सोडियम पोटेशियम पंप है वो भी ज्यादा हो जाता है, दोनों को स्लो डाउन कर, इन दोनों के ज्यादा हो जाने की वजह से हार्ट फेल होता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो कम हो जाती है, इनको दोनों को स्लो डाउन करने की जरूरत है। और हम यहां पर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं और क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं डिजिटलिस्ट ड्रग्स डिजोक्सिन, जो कि इनको कम कर, इन पर लगाम लगाएगी और अपना रिजल्ट देगी। लगभग हर एग्जाम में डिजोक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आज की डेट में हम डिजोक्सिन और उससे रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश, इस बचे हुए सेशन में हम 20-25 क्वेश्चंस लेंगे डिजोक्सिन से रिलेटेड, ताकि आपकी बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस हो सके डिजोक्सिन को लेकर के आने वाले क्वेश्चंस पर। नाम दिख रहा है दोस्तों आपका डिजोक्सिन। डिजोक्सिन का नाम पढ़ते समझ में आ जानी चाहिए, किस में काम में लेते हैं, हार्ट फेल्योर में काम में लेते हैं। हार्ट फेल्योर का मतलब क्या था, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाना। इसका मतलब यह क्या करेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करता है भाई, बढ़ाने का काम करता है। सबसे पहली चीज देखेंगे कैसे बढ़ाता हो, तो बात की बात है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। ज्यादा डेप्थ में ना रहें और सुपरफिशियली रहें तो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हमारे दिमाग में बैठेंगी। डिजोक्सिन का सिंपल सा काम, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना। हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्ट दोनों के दोनों दोस्तों राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को यह बढ़ाने का काम करता है। राइट वाला हार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए ब्लड जाएगा, लेफ्ट वाले हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए ब्लड जाएगा। तो सिंपल सी चीज दिमाग में रखिएगा, डिजोक्सिन हार्ट फेल्योर में कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, और मायोकार्डियम में भी किसकी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। अब डिजोक्सिन को हम एक तरीके की कैटेगरी में डालते हैं, और वो ड्रग्स की कैटेगरी क्या है भाई, आयोनोट्रोपिक ड्रग्स। दोस्तों एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन आता है आयोनोट्रोपिक के नाम से। अब आयोनोट्रोपिक का मीनिंग आप समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात, आयोनोट्रोपिक आप दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होती है पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग्स, एक होती है नेगेटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग्स। डिजोक्सिन भी एक तरीके की आयोनोट्रोपिक ड्रग है, कौन सी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। सबसे पहले हम आयोनोट्रोपिक का मीनिंग, वर्ड मीनिंग समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। आयोनोट्रोपिक का मतलब है ऐसे कोई भी ड्रग जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्शन को मॉडिफाई करती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को मॉडिफाई करती है, चेंज लाती है उसमें, जैसे प्लस कर दे उसको, स्ट्रेंथन कर दे या वीकन कर दे। समझ रहे आप चीज को, यानी कि हार्ट, यहां पर हम पढ़ रहे हैं मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्शन की, तो मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्शन में चेंज लाने वाली जो ड्रग्स हैं यहां पर, अथवा तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में चेंज लेने वाली, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में चेंज लाने वाली जो ड्रग्स हैं वो क्या हैं, आयोनोट्रोपिक ड्रग्स हैं। ये क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रही है, कम कर रही है भाई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, बढ़ाने का मतलब प्लस कर रही है, तो ये पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स का, डिजोक्सिन इज ए पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग, क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा डिजोक्सिन को हम क्या कहते हैं, जो ड्रग्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी को एनहांस करने का काम करती हैं उन्हें हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हैं। जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती हैं उन्हें हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हैं। तो क्या ये काम कर रही है कि डिजोक्सिन, जी कर रही है, तो इसे हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड का भी नाम दे देते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी के अंदर भी डालते हैं। आयोनोट्रोपिक ड्रग कैसी है, ये पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग है। नेगेटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग्स भी है क्या, जी है, हम पढ़ेंगे दोस्तों उनको भी आने वाले सेशंस में। जितना छोटी चीजें, जितनी रिलेटेड चीजें पढ़ते जाएंगे दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस उसी लेवल से बिल्डअप होता चला जाएगा। डिजोक्सिन हार्ट फेलियर में कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, आयोनोट्रोपिक ड्रग है क्या, जी कॉन्ट्रैक्शन में चेंज लाने वाली, तो पॉजिटिवली स्ट्रेंथन करती है इसको, इसलिए पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग बोलते हैं। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, इसलिए इसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। अब दोस्तों इसको चाहे साइड इफेक्ट कह लें या फिर इसका काम कह लें, एक काम और करती है कौन, डिजोक्सिन, ये फिलिंग टाइम को बढ़ा देती है। फिलिंग टाइम किसका भाई, वेंट्रिकुलर फिलिंग टाइम को बढ़ा देती है, और वेंट्रिकुलर फिलिंग टाइम को बढ़ाएंगी तो क्या होगा, हार्ट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दोस्तों काम तो कर रहे थे, काम तो करना चाह रहे थे कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए, फिलिंग टाइम बढ़ा दें ताकि वेंट्रिकल्स में ज्यादा ब्लड आए, लेकिन उसको बढ़ाने के चक्कर में टाइम ज्यादा लग गया, तो क्या होगा, हार्ट रेट क्या होगी भाई, कम होगी। हार्ट जो है वो उतने ही टाइम में, 1 मिनट में कम बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो हार्ट रेट कम हो गई। समझ में आ रही है दोस्तों चीज। तो ये हार्ट के फिलिंग टाइम को बढ़ाने के चक्कर में क्या हो गई, हार्ट रेट कम हो गई। तो यहीं पर एक चीज नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जिन पेशेंट्स में डिजोक्सिन चल रही है उनमें देखना है कहीं पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हो जा रहा। ब्रेडिकार्डिया कंसर्न है। ब्रेडिकार्डिया हम कब बोलेंगे, पल्स रेट जो है वो 60 से 60 पर मिनट से कम तो नहीं चली जा रही, ये कंसर्न रखेंगे। ये आपका
पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि पेशेंट को कहीं ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि डिजोक्सिन हार्ट रेट को कम करने का काम करती है दोस्तों, कम करती है। ब्रेडिकार्डिया देखना है, और ब्रेडिकार्डिया चूंकि पेशेंट दोस्तों हार्ट फेलियर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे लेकर के क्या आता है भाई, ब्रेडिकार्डिया को लेकर के आप क्या करोगे, पेशेंट की पल्स देखोगे, पेशेंट की पल्स देखनी जरूरी है। जिन भी पेशेंट में मेडिकेशन चल रही है तो, और पेशेंट की पल्स देखोगे, कौन सी पल्स देखोगे दोस्तों, एपिकल पल्स देखते हैं, याद रखिएगा, डायरेक्टली दिल से, डायरेक्टली हार्ट से पल्स देखते हैं, एपिकल पल्स देखते हैं। एडल्ट्स में पता है एपिकल पल्स कहां पर देखी जाती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। डिस्कस करेंगे दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम। ब्रेडिकार्डिया अगर पेशेंट को हो रहा है, पेशेंट की पल्स देखनी है तो कोई कैरोटिड, कोई रेडियल नहीं, कोई रेडियल, कोई ब्रेकियल, कोई कैरोटिड नहीं, डायरेक्टली एपिकल पल्स देखी जाएगी। पता होना चाहिए एपिकल पल्स कहां से देखी जाती है। ठीक है, ये तो थी डिजोक्सिन के बारे में 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। कब इंडिकेशन क्या है डिजोक्सिन का, एक ही पढ़ेंगे दोस्तों, डिसरिथमिया में भी देते हैं, एट्रियल फ्लटर फिब्रिलेशन में भी देते हैं, लेकिन आपको याद रखना फिलहाल हार्ट फेलियर, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको हार्ट फेलियर से रिलेटेड आएंगे। हार्ट फेलियर के पेशेंट में डिजोक्सिन चल रही है, आगे जो सिचुएशन और जो कंडीशन, आगे जो भी सिचुएशन दी जाएगी आपको, वो आपको देख करके ठीक ठीक उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्ट करना होगा। CI शॉर्ट में लिखा है दोस्तों, कॉन्ट्राइंडिकेशन। एक ही चीज याद रखनी है दोस्तों, जो ड्रग बुक्स आती हैं उनके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक एक पॉइंट ही दिमाग में रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिजोक्सिन को लेकर के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, डिजोक्सिन को लेकर के कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि जिन किसी पेशेंट्स में पोटेशियम का लेवल कम है, जिन किसी पेशेंट में पोटेशियम का लेवल कम है, कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोकेलीमिया बोलेंगे। हाइपोकेलीमिया कब बोलेंगे दोस्तों, पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल, सीरम पोटेशियम का नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए दोस्तों, लिस्टें बना करके नहीं, ऐसे याद करने से होगा। जहां पर भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई पॉइंट आ जाता है उसकी नॉर्मल वैल्यू वही याद कीजिएगा, वही रिवाइज कीजिएगा, तब आपको जाकर के लाइफ टाइम के लिए चीजें याद रहेंगी। सीरम पोटेशियम का लेवल 3.5 से 5.5 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर, ये वैल्यू, ये यूनिट भी आपको दिमाग में होनी चाहिए। हमने क्या बोला, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपोकेलीमिया। साइड इफेक्ट की बात नहीं कर रहे, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर रहे हैं। हाइपोकेलीमिया क्यों नहीं देना चाहिए, सबसे पहली बात, हाइपोकेलीमिया का मतलब पोटेशियम का लेवल लेस देन 3.5 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। ये कौन सी वाली लैंग्वेज है भाई, 3.5 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर, कोई दिक्कत नहीं, 3.5 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। इससे अगर कम है मतलब हाइपोकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया है तो पेशेंट को अगर डिजोक्सिन दी जाएगी, क्या कोज करेगा, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज करेगी। अब दोस्तों नॉर्मल में हम टर्म्स बहुत सारे पढ़ते हैं, टॉक्सिसिटी, फलाना टॉक्सिसिटी, ढिकर टॉक्सिसिटी, फलाना फलाना टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपकी जिंदगी में आया वो हर चीज, आपकी जिंदगी में आई वो हर चीज टॉक्सिक है जिससे अब उसका लिमिटेड काम करके निकल जाना चाहिए था। जिस भी चीज में, जो भी चीज आपकी जिंदगी में लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी नहीं है और आपकी बॉडी के अंदर रह गई, आपके जीवन में रह गई, वो टॉक्सिक है, आपके लिए जहर है, पॉइजन है। डिजोक्सिन बॉडी में अपना काम करके बाहर निकल जानी चाहिए थी, नहीं निकली, एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा अटक गई, रह गई, रिटेन कर गई, वो टॉक्सिसिटी होगी। और ये मैक्सिमम सबसे ज्यादा कब चांसेस होते हैं, जब पोटेशियम का लेवल कम होता है। तो अब देखिएगा दोस्तों, पोटेशियम से इसका रिलेशन क्या है, पोटेशियम इसको बोलता है, चल यार चलते हैं बाहर, चलते हैं। पोटेशियम क्या है दोस्तों, पोटेशियम बड़ा दगाबाज चीज है इसके लिए। ये पोटेशियम के इंतजार में बैठा होता है, कब पोटेशियम आएगा और कब मैं बाहर जाऊंगा। पोटेशियम इसको मिलता नहीं है, पोटेशियम के इंतजार में बॉडी के अंदर रिटेन करता रहता है और नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है। अभी डिस्कस करने वाले हैं हम इसका नॉर्मल लेवल, थेराप्यूटिक लेवल और टॉक्सिक लेवल क्या होता है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी यहां पर जस्ट अभी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पोटेशियम का लेवल जब भी कभी कम होगा, और दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, वैसे डिजोक्सिन अपने लेवल पर पोटेशियम का लेवल बढ़ा देता है। देखिएगा कैसे, इसने क्या किया था, सोडियम पोटेशियम इसको स्लो, इस पंप को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। स्लो डाउन करता है मतलब सोडियम कहां से कहां जा रहा होता है, सोडियम अंदर से बाहर में आ रहा होता है, इसको क्या कर दिया इसने, कम कर दिया। पोटेशियम जो है वो बाहर से अंदर में जा रहा होता है, इसको भी क्या कर दिया इसने, कम कर दिया। बाहर से सोडियम अंदर नहीं गया तो सोडियम का लेवल बाहर वाले ईसीएम में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन और हो भी जाता है, लेकिन जहां पर डिजोक्सिन चल रही होती है उनमें मैक्सिमम केसेज में, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड को कम करने के लिए भी, सिस्टमिक ओवरलोड को कम करने के लिए भी क्रोसिमेट चल रही होती है पेशेंट्स में, इसलिए पोटेशियम का लॉस होता रहता है। अदरवाइज तो ये पोटेशियम जो है, डिजोक्सिन पर्सनल लेवल पर पोटेशियम ज्यादा करती है। लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेशियम का लेवल अगर किसी पेशेंट में ऑलरेडी कम है, तो ऑलरेडी कम है या बाद में कम हो गया क्रोसिमेट की वजह से, तो क्या होगा, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज होगी दोस्तों, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज होगी, क्योंकि डिजोक्सिन अंदर ही रह जाता है। समझिएगा, मैं सिंपली दोस्तों एक बार वापस समराइज कर दें, पोटेशियम कम है बॉडी के अंदर, बॉडी का मतलब सीरम में पोटेशियम का लेवल कम है,
डिजोक्सिन अंदर ही रह जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जा पाएगा, अंदर रहा तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। क्लियर? सेम ऐसे ही दोस्तों मैग्नीशियम का इतना तगड़ा रोल, इतना ज्यादा रोल नहीं है, मैग्नीशियम का लेवल इतना कम होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैग्नीशियम का भी आप दिमाग में रखिएगा, मैग्नीशियम का लेवल भी कम होता है, हाइपोमैग्नीसीमिया होता है, तो भी डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी जो है वो कॉज हो जाती है। अब टॉक्सिसिटी की बात चल रही है तो इसका नॉर्मल लेवल देख लेते हैं, जहां से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या? डिजोक्सिन का सबसे पहली बात नॉर्मल लेवल। नॉर्मल लेवल क्या होता है? बहुत ही कम, 0.5 से लेकर के 0.8, और वो भी यूनिट देखिए नैनोग्राम पर ml। नैनोग्राम, नैनोग्राम का मतलब दोस्तों मिलीग्राम से भी 10 नैनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10⁻⁻⁹, और मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3, 10⁻⁶ का फर्क है दोस्तों इन दोनों में। तो बहुत ही छोटी यूनिट है ये, क्या? नैनोग्राम। 0.8 से लेकर के 0.5 से लेकर के 0.8 नैनोग्राम पर ml नॉर्मल वैल्यू है। तो इसकी थेराप्यूटिक रेंज क्या है दोस्तों? थेराप्यूटिक का मतलब जब डिजोक्सिन पेशेंट में चल रही है, लॉन्ग टर्म के लिए डिजोक्सिन चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू जो इससे ज्यादा बढ़ेगी। और कहां तक हम इसको नॉर्मल मानेंगे? 0.8 से 2.0 तक नैनोग्राम पर ml तक हम इसको नॉर्मल मान लेंगे। टॉक्सिक लेवल क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग अलग रेफरेंस बुक्स में अलग अलग लिखा है, लेकिन आप मोर देन 2.0 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा, 2.0 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा की वैल्यू जो है वो टॉक्सिक लेवल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों तीनों की तीनों। टॉक्सिक लेवल इसका किसका? डिजोक्सिन का। तो सबसे पहली बात पेशेंट के नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो पेशेंट को हम किसके लिए देखते हैं? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए देखते हैं। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का कैसे पता लगेगा? कुछ ना कुछ साइन सिम्टम्स एग्जिबिट करेगा पेशेंट। तो इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स क्या हैं? पेशेंट का सबसे पहले जीआई अपसेट होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखनी है दोस्तों, जीआई अपसेट। और जीआई अपसेट में भी नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया जो है वो लेटर ऑन। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज एनोरेक्सिया में ही समझ लीजिए, जीआई में ही समझ लीजिएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको क्या बोलेंगे आप? एनोरेक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कोई निमोनिक नहीं है मेरे पास में तो मैं निमोनिक से बताता। मैं नोजिया सबसे पहले जीआई अपसेट, नोजिया वोमिटिंग डायरिया को तीसरे नंबर पे रखिएगा, ऐसा कोई सीक्वेंस आती नहीं है वैसे। दूसरी बात लॉस ऑफ एपेटाइट, लेक ऑफ एपेटाइट मतलब एनोरेक्सिया। ये हुआ तो पेशेंट को फैटिग और वीकनेस जो है वो भी फील होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखते जाइएगा, विजुअल डिस्टर्बेंसेज। विजुअल डिस्टर्बेंसेज में क्या होगा भाई? विजुअल डिस्टर्बेंसेज में विजन जो क्या हो जाती है? ब्लर हो जाती है। हेलोज, हेलोज नहीं दिखता दोस्तों, किसी डार्क ऑब्जेक्ट के पीछे जो ना अलग सी लाइट दिखती है, धुंधली धुंधली टाइप की जो लाइट रेज जो निकलती हुई दिखती है, उसे हम हेलोज कहते हैं दोस्तों। येलो हेलोज का नाम या येलो हेज का नाम भी दे सकते हैं, जो हम भगवान वगैरह के पीछे वो नहीं देखते दोस्तों, थोड़ी सी लाइट, दैट इज हेलोज। येलो हेज भी आप उसको बोल सकते हो। इसके अलावा भी कोई साइड इफेक्ट है क्या, जो हम पढ़ रहे थे पहले ही? लो हार्ट रेट यानी ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीड हार्ट रेट, बड़ा साइड इफेक्ट है दोस्तों इसका। ये भी क्लियर है। ये टॉक्सिसिटी के लिए हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट को डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी तो कहीं पर नहीं हो रही है। हार्ट रेट के लिए आपने देख लिया, एपिकल पल्स देखेंगे, पूरी 1 मिनट के लिए देखेंगे, और ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो तुरंत का तुरंत ड्रग को होल्ड करके टू नोटिफाई द डॉक्टर। ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों, किस कंडीशन में टू नोटिफाई द डॉक्टर। ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया देखने के लिए हार्ट रेट देखेंगे, कौन सी देखेंगे? एपिकल पल्स देखेंगे, पूरे 1 मिनट के लिए देखेंगे। अगर ऐसा मिला तो टू नोटिफाई द डॉक्टर। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है? इसकी टेबलेट्स भी आती हैं, इंजेक्टेबल भी आता है। आईयू इंजेक्टेबल दे रहे हैं तो स्लो देते हैं दोस्तों, ओवर 5 मिनट्स देते हैं। किसी किसी कंडीशन में आईएम इंजेक्शन भी एडवाइजेबल है, तो वो कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। टॉक्सिसिटी के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? हाइपोकैलिमिया। आप बार बार बोलेंगे दोस्तों, एक कंफ्यूजिंग चीज, डिजोक्सिन पर्सनल लेवल पर हाइपोकैलिमिया कोज कर रही होती, लेकिन मैक्सिमम केसेज में फ्यूरोसिमाइड साथ में चल रही है तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन ज्यादा होता है। अगर पेशेंट को हाइपोकैलिमिया हो रहा है तो क्या करना है? हाइपोकैलिमिया हो रहा है तो उसके साइन सिम्टम जिसमें मस्कुलर वीकनेस आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में रहनी चाहिए। पेशेंट अगर मसल वीकनेस के लिए अगर कंप्लेंट कर रहा है मतलब पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है, ड्रग टू बी रिवाइज्ड, टू बी रिव्यूड। इसी को लेकर के अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का सबसे कॉमन कोज क्या है, वो हाइपोकैलिमिया ही है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे पास में पॉसिबल हैं, हमारे पास में कलेक्टेड हैं, 1 by 1 बहुत जल्दी डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आपका थ्योरम यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहां पर हम 1 by 1
क्वेश्चन है, यू आर मॉनिटरिंग ए पेशेंट हु इज टेकिंग डिजोक्सिन फॉर एडवर्स इफेक्ट्स। पेशेंट डिजोक्सिन ले रहा है, आप उसको देखोगे एडवर्स इफेक्ट्स के लिए, लिखा है मॉनिटर कर रहे हो आप एडवर्स इफेक्ट्स के लिए। विच फाइंडिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, हमने अभी पढ़ा डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी की फाइंडिंग्स क्या क्या है। क्वेश्चन का पैटर्न जो है नोट सेट DTSSB के हिसाब से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्ट और अप्लाई का क्वेश्चन नहीं आता। हम देखेंगे यहां पर ट्रीमर्स आते हैं क्या पेशेंट में, जी नहीं आते। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में डायरिया होता है क्या, जी होता है। इरिटेबिलिटी होती है, जी नहीं होती। ब्लड विजन होती है, जी। नोजिया वोमिटिंग होती है, जी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि गैस्ट्रिक अपसेट सबसे पहले हो गया जी, गैस्ट्रिक अपसेट का डायरिया, नोजिया वोमिटिंग। दूसरा विजुअल डिस्टर्बेंसेज, ब्लड विजन होती है जिसमें डिप्लोपिया भी हो सकता है दोस्तों पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायर टू एडमिनिस्ट्रिंग ए पेशेंट्स डेली डोज ऑफ डिजोक्सिन यू रिव्यू द पेशेंट्स लेबोरेटरी डेटा एंड नोट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। सीरम कैल्शियम का लेवल 9.8 नॉर्मल है क्या, जी नॉर्मल है दोस्तों। रिवाइज कीजिएगा, सीरम कैल्शियम का लेवल क्या होता है बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बार बार, मैं ताकि दोस्तों थोड़ा सा इंटरेक्शन लगे। सीरम कैल्शियम का लेवल नॉर्मल लेवल। सीरम मैग्नीशियम 1.0 मिलीक्यूलेंट, सही है क्या, जी नहीं। सीरम मैग्नीशियम का लेवल दोस्तों क्या होता है नॉर्मल में, 1.3 टू 2.1, थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है दोस्तों रेफरेंस बुक के हिसाब से। यूनिट वही मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू यही है दोस्तों। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यस। हमने बताया था हाइपोमैग्नीसीमिया है, हाइपोमैग्नीसीमिया के केसेस में डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज हो सकती है। सीरम पोटेशियम 3.5 से 5.5 के बीच में है, नॉर्मल है। सीरम क्रेटिनिन नॉर्मल है दोस्तों, 0.52, कहीं पर 1.2, कहीं पर 1.5, दिमाग में रखिएगा नॉर्मल है ये। विच रिजल्ट शुड अलर्ट यू दैट द पेशेंट इज एट द रिस्क ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। कौन सा रिजल्ट आपको रिस्क पर डाल रहा है दोस्तों पेशेंट को डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के, सीरम मैग्नीशियम। सीरम कैल्शियम नॉर्मल था मत, और वैसे भी रिलेट नहीं करता। सीरम पोटेशियम नॉर्मल है, रिलेट करता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सीरम क्रेटिनिन मतलब नहीं है। सीरम मैग्नीशियम लेवल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेशेंट हु इज रिसीविंग डिजोक्सिन डेली हैज पोटेशियम लेवल ऑफ 3 मिली इक्विवेलेंट। पोटेशियम की वैल्यू बता रखी है दोस्तों 3.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मल है क्या, जी नहीं। क्या शो कर रहा है, हाइपोकैलिमिया, और जहां पर भी पोटेशियम और वो भी कम नजर आ जाए किसके साथ में, डिजोक्सिन के साथ में, मतलब समझ लीजिएगा डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज करेगा। और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी दिमाग में आती है, अभी तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज करेगा। अभी तो खैर क्वेश्चन पूरा पढ़िए। इज कंप्लेनिंग ऑफ एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का साइन सिम्टम है क्या, जी। सबसे पहले जीआई डिस्टर्बेंस होगा, और जीआई डिस्टर्बेंस में नोजिया वोमिटिंग डायरिया होता है पेशेंट को। जी टॉक्सिसिटी हो रही है 99%। जी टॉक्सिसिटी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं पेशेंट को। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स ए सीरम डिजोक्सिन लेवल टू बी डन। डॉक्टर ने बोल दिया कि सीरम डिजोक्सिन लेवल करा लीजिए। यू चेक द रिजल्ट्स एंड शुड एक्सपेक्ट नोट विच वैल्यू दैट इज आउटसाइड ऑफ द थेराप्यूटिक रेंज। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे दोस्तों, डिजोक्सिन का लेवल ज्यादा हो रहा है, यही एक्सपेक्ट करोगे। और डिजोक्सिन के लेवल आप दिमाग में रख लिएगा, ऑप्शन अपने आप में आ जाएगा। नॉर्मल लेवल 0.5 से 0.8 नॉर्मल होता है। थेराप्यूटिक क्या होता है, 0.8 से 2.0, और 2.0 से बाहर है मतलब टॉक्सिसिटी होगी। आपको सस्पेक्टेड है यहाँ पर हाइपोकैलिमिया, पेशेंट को साइन सिम्टम भी आ रहे हैं, एनोरेक्सिया हो रहा है पेशेंट को। इसका मतलब डिजोक्सिन का जो लेवल है, डिजोक्सिन सीरम डिजोक्सिन का जो लेवल है 2.0 से ज्यादा होगा। ये नहीं 2.5 नैनोग्राम पर ml जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिजोक्सिन, सीरम डिजोक्सिन लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द पेशेंट डायग्नोस्ड विद CHF, हार्ट फेलियर के पेशेंट टेकिंग डिजोक्सिन, यस सही ले रहा है भाई, दी जाती है डिजोक्सिन। विच डेटा इंडिकेट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव, कौन से डेटा से आपको लगेगा कि जो आप हार्ट फेलियर के पेशेंट में डिजोक्सिन दे रहे हो वो काम कर रही है। देखिएगा, सबसे पहली बात कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ानी चाहिए। द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 110/68। दोस्तों कहीं पर भी हमने ब्लड प्रेशर का नाम लिया क्या, कहीं पर भी हमने ब्लड प्रेशर का नाम लिया क्या। हालांकि हमें पता है कि डिजोक्सिन जो है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है, इंप्रूव करने का काम करती है, लेकिन ब्लड प्रेशर का डायरेक्टली कोई मतलब कोई रिलेशन नहीं है बीपी के साथ में। हाँ, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है बीपी भी थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन बीपी का तो ऑप्शन ही आप दिमाग से निकाल दीजिए। पेशेंट एपिकल पल्स रेट इज रेगुलर। दोस्तों हमने पेशेंट के लिए बोला, एपिकल पल्स के लिए बोला कि हार्ट रेट जो है वो कम हो जाती है। पहली बात तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया होना। दूसरी बात उसका काम नहीं है। हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई उसका काम जो करना था वो इफेक्टिव काम करना था, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हार्ट रेट का कम होना या फिर उसका रेगुलर होना कहीं से दूर दूर तक उसका रिलेशन नहीं है कि डिजोक्सिन काम कर रही है। ऑप्शन इनकरेक्ट। द पेशेंट्स पोटेशियम लेवल इज 4.2 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। पोटेशियम का लेवल दोस्तों नॉर्मल रेंज में है क्या, जी नॉर्मल रेंज में है, लेकिन पोटेशियम लेवल को मेंटेन करना भी डिजोक्सिन का काम नहीं है। ऑप्शन गलत है। द पेशेंट्स लंग्स आर क्लियर बायलेटरली। दोस्तों ये हार्ट से लंग्स को कैसे पहुंच गए हम, इसके लिए CHF पढ़ना पड़ेगा, हार्ट फेलियर पढ़ना पड़ेगा, और हम पढ़ेंगे बहुत ही जल्दी। हार्ट फेलियर के पेशेंट में कौन से हार्ट फेलियर के पेशेंट में दोस्तों, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में दोस्तों, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में, ये लेफ्ट साइड है दोस्तों, राइट साइड अगर ये हार्ट फेल हो गया, यहां पर ब्लड बॉडी को जाना था, हार्ट फेल हो गया नहीं हो रहा तो ब्लड जो पीछे ही रह गया, और पीछे कहां पर रह गया दोस्तों, लंग्स के अंदर रह गया। लंग्स के अंदर रहेगा तो लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से क्रिकल साउंड आती है।
इसका मतलब, और पेशेंट को डिजोक्सिन देंगे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंप्रूव होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंप्रूव होगी तो क्रैकल साउंड जो डिसअपियर होंगे, जो लंग साउंड है, चेस्ट जो क्लियर नजर आएगी, पेशेंट के लंग्स जो है बायलेटरली आपको क्लियर सुनाई देंगे। ऑप्शन इज करेक्ट। आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया था, ये डायरेक्टली हार्ट फेलियर पढ़ना पड़ेगा, तो मैं सिंपल से हम आपको बता दें, सिंपल सी चीजें दोस्तों। हम वेरी नेक्स्ट 2-3 क्लासेज में दोस्तों हम कार्डियोवैस्कुलर पे पहुंचते हैं, तो हम हार्ट फेलियर के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे ही हम कार्डियोवैस्कुलर पे जंप करेंगे, हार्ट फेलियर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर दिमाग में रख लीजिएगा, हार्ट फेलियर हो रहा है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है तो क्रेकल साउंड आते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड उधर ही रह जा रहा है दोस्तों, ब्लड आ ही नहीं जा रहा है इधर, ये पंप करना था, पीछे धक्का लगते हुए हार्ट जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो ब्लड है वापस जो हार्ट के अंदर आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा, तो वहां पर फ्लूइड एक्युमुलेशन की वजह से क्रेकल साउंड आते हैं, लंग्स जो है क्लियर नहीं रहते। लेकिन डिजोक्सिन दोगे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो लंग्स जो है ज्यादा क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। इसका मतलब ड्रग काम कर रही है, यहां पर बताया बायलेटरली क्लियर है, इसका मतलब ड्रग काम कर रही है। क्लियर? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक यू आर प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर डिजोक्सिन टू ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद सीएचएफ। सीएचएफ के पेशेंट में डिजोक्सिन देने की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है। विच एरिया शुड यू असेस प्रायर टू एडमिनिस्टरिंग द मेडिकेशन। आपको कौन सा एरिया असेस करना चाहिए? ये क्या नया मुद्दा आ गया भाई, ये क्या नई बात आ गई कि डिजोक्सिन शुरू करनी है और कौन सा एरिया आपको असेस करना है। डिजोक्सिन देने से पहले दोस्तों हम हमेशा पेशेंट की पल्स रेट देखेंगे, हमेशा पल्स देखनी होती है कि कहीं पेशेंट ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया में तो नहीं चल रहा। पल्स कहां से देखेंगे दोस्तों? एपिकल पल्स देखेंगे। एपिकल पल्स कहां पर देखते हैं? 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे देखते हैं। क्लियर होना चाहिए। ए में जो दिखा रखा है वो क्या है दोस्तों? ए में जो दिखा रखा है क्या है? 1, 2 और कौन सी साइड का? राइट साइड का, राइट साइड का सेकंड, राइट साइड का सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। क्या देखा जाता है दोस्तों यहां पर? याद कीजिएगा दोस्तों, एफ टू मेन, ठीक है, एफ टू मेन एओर्टिक वाल्व देखा जाता है। ऐसे ही वापस लेफ्ट साइड में वो चले जाइए, लेफ्ट साइड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के क्या देखते हैं दोस्तों? पल्मोनिक वाल्व देखते हैं। थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे क्या देखते हैं? अर्ब्स पॉइंट होता है। और 2 टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्राइकस्पिड वाल्व। कहां पर देखेंगे दोस्तों? 4th इंटरकोस्टल स्पेस पर। और डी यहां पर 5th इंटरकोस्टल स्पेस है दोस्तों। क्या देखते हैं वहां पर? मिट्रल वाल्व देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? मिट्रल वाल्व देखते हैं। और यहां पर हमें 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर ही हम क्या देखते हैं? पल्स देखते हैं। क्लियर होना चाहिए। कौन सी पल्स देखते हैं? एपिकल पल्स देखते हैं। आप सोचोगे सर एपिकल पल्स, ये एपिकल पल्स के लिए नहीं था दोस्तों, जितने वाल्व्स हैं उनको सुनने के लिए ये स्टेथोस्कोप की प्लेसमेंट है। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड, एओर्टिक वाल्व, फिर सेम उसी में लेफ्ट साइड पल्मोनिक वाल्व, फिर उसके नीचे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस अर्ब्स पॉइंट, फिर उसके नीचे पढ़ाएंगे दोस्तों आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। यहां पर टी ट्राइकस्पिड कर्व, देन एम मतलब मिट्रल वाल्व, कहां? 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे। और उसी इंटरकोस्टल स्पेस पर हम देखते हैं एपिकल पल्स। तो दोस्तों हमें हार्ट रेट देखने की जरूरत है, और वो भी एपिकल पल्स। कहां देखेंगे? डी करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू आर एडमिनिस्ट्रिंग डिजोक्सिन इन अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद सीएचएफ। ऑब्वियस सी बात है, हार्ट फेलियर के पेशेंट में देंगे। विच इंटरवेंशन शुड यू इंप्लीमेंट? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कौन कौन सी इंटरवेंशन देखेंगे भैया आप? असेस द पेशेंट्स कैरोटिड पल्स, नेवर। एपिकल पल्स लिखा होता फॉर फुल 12 मिनट, यस कर देते। चेक द पेशेंट्स करंट पोटेंशियम लेवल, यस। क्यों देखते हैं? हाइपोकैलेमिया तो नहीं है पेशेंट को, कहीं हाइपोकैलेमिया हुआ तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाइपोकैलेमिया ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। और भी देखते हैं, आज द पेशेंट इफ ही सीइंग येलो हेज अराउंड ऑब्जेक्ट्स, यस डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट है दोस्तों, है जी, तो करेक्ट। हैव द पेशेंट स्क्वीज योर फिंगर्स, पेशेंट को बोलिए आपकी उंगली दबा करके देखे। कहीं पढ़ा क्या दोस्तों? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का इससे। टीच द पेशेंट टू गेट अप स्लोली फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन। दोस्तों कब एडवाइस करते हैं हम? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में, जब पेशेंट का बीपी गिर रहा होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कंडीशन में कहीं पर भी डिजोक्सिन का कोई रिलेशन नहीं है बीपी से दोस्तों, तो ये भी इनकरेक्ट है। 2 ऑप्शन करेक्ट हुए हैं शायद। चेक द पेशेंट्स करंट पोटेंशियम लेवल एंड येलो हेज या हेलोज अराउंड द डार्क ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? यू आर इन द डॉक्टर चेंबर्स एंड कंप्लीटिंग एन असेसमेंट ऑन ए पेशेंट हु हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड डिजोक्सिन फॉर हार्ट फेलियर, विच डेटा इंडिकेट द मेडिकेशन हैज बीन इफेक्टिव। आपने डॉक्टर के साथ पेशेंट को असेस किया, डिजोक्सिन उसको प्रेस्क्राइब करा दी, फिर इनमें से कौन सा डेटा है जो कि ये बताएगा कि डिजोक्सिन इफेक्टिव रही है, डिजोक्सिन काम कर रही है। पेशेंट स्पुटम इज पिंक एंड फ्रोजी। दोस्तों पिंक एंड फ्रोजी कब होंगे पेशेंट का स्पुटम? जब लंग्स क्लियर नहीं होंगे तो। और जब लंग्स किस समय में क्लियर नहीं थे? जब सीएचएफ था। तो अब हमने डिजोक्सिन दे दी, फिर भी ऐसा ही आ रहा है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है इस केस में, नहीं। पेशेंट हैज 2+ पिटिंग एडिमा ऑफ द सेक्रम। दोस्तों 1+, 2+, 3+, 4+ एडिमा हम पढ़ेंगे दोस्तों सेक्रम पर, लेकिन यहां पर कोई रिलेशन नहीं। और एडिमा के लिए हम क्या करते हैं? एडिमा के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? डिजोक्सिन के साथ में फिरोसिमाइड प्रेस्क्राइब की जाती है। नो रिलेशन। द पेशेंट हैज क्लियर ब्रीथ साउंड्स बायलेटरली। क्वेश्चन रिपीटेड इन अनदर फॉर्म। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन।
पेशेंट हार्ट रेट इज 78 बीपीएम। दोस्तों हार्ट रेट नॉर्मल है, लेकिन ये कहीं से भी इंडिकेटर नहीं है कि पेशेंट को डिजोक्सिन काम कर रही है, ठीक है ना। हार्ट रेट से कोई रिलेशन नहीं है, हार्ट रेट को कम करती है लेकिन उसका काम नहीं है दोस्तों। वो समझ रहे हो आप, फिलिंग टाइम को बढ़ाने के चक्कर में हार्ट रेट कम हो गई थी और वो कल को जाकर एडवर्स इफेक्ट हो सकती है, उसका साइड इफेक्ट हो सकती है, लेकिन उसका काम नहीं है। पिंक फ्लोरी स्पुटम आ रहा है, मतलब पेशेंट को हार्ट फेलियर है, कोई काम नहीं करी अभी तक दवाई, तो हमने इनकरेक्ट कर दिया। एडिमा जो है उसके लिए फ्यूरोसिमाइड देनी चाहिए थी, डिजोक्सिन के साथ में चलती है, कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। ब्रीथ साउंड्स बायलेटरली नॉर्मल, ब्रीथ साउंड्स जो है बायलेटरली जो है क्लियर है, चेस्ट क्लियर है, इसका मतलब डिजोक्सिन काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर केयरिंग फॉर अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हु हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड डिजोक्सिन एंड फ्यूरोसिमाइड। देखिए दोस्तों लगभग केसेस में आपको एक साथ मिलेंगी। विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट द मेडिकेशंस आर इफेक्टिव। कौन से केस में आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी सिचुएशंस में कि जो ड्रग है वो इफेक्टिव है। सेलेक्ट और लेट अप्लाई। आई एम एबल टू वॉक नेक्स्ट डोर नाउ विदाउट बीइंग शॉर्ट ऑफ द ब्रीथ। दोस्तों क्या लिखना चाह रहा है पेशेंट, क्या बोल रहा है कि मैं अब बाहर तक चला जाता हूं बिना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ किसका मतलब, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डिस्निया किसके इंडिकेटर थे दोस्तों, किसके इंडिकेटर थे, सीएचएफ के। क्रेकल साउंड आते हैं, लंग्स क्लियर नहीं होते, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पेशेंट को होती है। पेशेंट बोल रहा है मैं ठीक हूं, मेरे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं होती जब मैं बाहर दरवाजे तक चल के जाता हूं, तो इसका मतलब ड्रग काम कर रही है। पहली चीज, आई कीप माई फीट प्रोप्ड अप एज मच एज आई कैन ड्यूरिंग द डे। पेशेंट बोल रहा है कि मैं अपने पैर थोड़े से प्रॉपर रखता हूं ड्यूरिंग द डे। दोस्तों पेशेंट को बताया गया था कि थोड़ा सा प्रॉपर रखना है, इसका मेडिसिन से कोई रिलेशन थोड़ा, इसे ये थोड़ा ना हुआ, ये तो आपने ट्रीटमेंट गाइडलाइन बताई थी, तो ड्रग काम कर रही है कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। इसके स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है दोस्तों, कोई मतलब नहीं इसके अंदर जाने की। आई हैव नॉट गेन एनी वेट सिंस माय लास्ट डॉक्टर्स विजिट। मैं जब लास्ट टाइम आपके पास में आया था, जब आपने मेरे डिजोक्सिन और फ्यूरोसिमाइड प्रेस्क्राइब की थी, तब से मेरा वेट नहीं बढ़ा है। वेट किस वजह से बढ़ रहा था दोस्तों, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, बॉडी के अंदर ही रह जा रहा था, फ्लूइड बाहर नहीं क्लियर हो पा रहा था। क्यों, क्योंकि हार्ट फेलियर था, सिस्टमिक फ्लूइड ओवरलोड की वजह से। अब बोल रहा है कि वेट नहीं बढ़ा, मतलब फ्यूरोसिमाइड काम कर रही है दोस्तों, डिजोक्सिन भी अपनी जगह पर काम कर रही है। आई हैव नॉट गेन, इसका मतलब ड्रग्स काम कर रही है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। माय ब्लड प्रेशर हैज बीन विद इन नॉर्मल लिमिट्स, ब्लड प्रेशर से कोई मतलब नहीं है इसका दूर दूर तक, तो करेक्ट इनकरेक्ट कर दीजिए इसको। आई एम स्टेइंग ऑन माय डाइट एंड डोंट सॉल्ट फूड्स, ये भी ट्रीटमेंट गाइडलाइन है दोस्तों, ड्रग के इफेक्टिवनेस से कोई रिलेशन नहीं है। ट्रीटमेंट गाइडलाइन आपने बोला कि भैया ऐसा खाना खाना आपको, ठीक है ना। तो दो ऑप्शंस करेक्ट हो गए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पेशेंट की गायब हो गई, दूसरा वेट गेन नहीं हुआ, इसका मतलब डिजोक्सिन और फ्यूरोसिमाइड दोनों मिलकर के अपना काम कर रही है। डिजोक्सिन ने काम किया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में और फ्यूरोसिमाइड ने काम किया वेट गेन में। A patient who is being treated for acute heart failure and has the following vital signs, ब्लड प्रेशर दोस्तों उसका 50 मिलीमीटर मरकरी है, पल्स रेट जो उसकी 96 बीट्स पर मिनट है, रेस्पिरेशन जो उसको 26 बीट्स पर मिनट है, 26 ब्रीथ पर मिनट है। डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दी उसको डिजोक्सिन टू इवैल्यूएट द थेराप्यूटिक रिस्पांस। थेराप्यूटिक रिस्पांस का मतलब आपने ड्रग उसको एडवाइस कर दी, ड्रग उसको प्रेस्क्राइब कर दी, अब उसका रिजल्ट आना चाहिए। थेराप्यूटिक का मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे। चेंजेस इन द पेशेंट्स वाइटल साइंस शुड यू एक्सपेक्ट, आप क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे दोस्तों इन वाइटल साइंस में चेंजेस। देखिए दोस्तों बीपी जो है 85 मिलीमीटर मरकरी, आपका मकसद नहीं था 1% भी। पल्स जो है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहली चीज देखिएगा, पेशेंट को, हार्ट फेलियर के पेशेंट को इनमें से डिजोक्सिन जब आप प्रेस्क्राइब करते हो तो ना तो हार्ट रेट पे इफेक्ट डाल, ना तो हम हार्ट रेट ठीक होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना ही हम उसका बीपी ठीक होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों केवल ब्रीथ, लेकिन इसने हर ऑप्शन में तीनों ऑप्शन तीनों के बारे में दे रखा है। हमारा सीधा सा मतलब है जो पेशेंट को टेकिपनिया हो रखा है, हार्ट फेलियर की वजह से जो टेकिपनिया हो रखा है, ये इंप्रूव होना चाहिए, मतलब ब्रीथ जो है, ब्रीथ रेट या रेस्पिरेशन रेट जो नॉर्मल आनी चाहिए, उसके बाद में हम सारे देखेंगे। यहां पर 26 का 26 ही रह गया दोस्तों, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों इनकरेक्ट हो गया। दूसरे में देखिए 24, 20, 20, तीनों ऑप्शन में कोई सा भी दोस्तों करेक्ट हो सकता है, ठीक है, हमने तीनों को कंसीडर कर लिया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, बीपी जो है वो 98/60, यहां पर कितना था, इंप्रूव हुआ। यस इंप्रूव होगा दोस्तों, हमने पहले बताया बीपी को थोड़ा सा इंप्रूव करता है, थोड़ा सा बढ़ाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है डिजोक्सिन, ठीक है जी, मान गए यहां पर। पल्स रेट क्या होगी दोस्तों, 80 बीट्स पर मिनट, यहां पर क्या थी 96, कम होनी चाहिए क्या जी, कम होनी चाहिए दोस्तों। ये ऑप्शन हमें करेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन देखते हैं इससे भी कोई बेटर ऑप्शन तो नहीं है कहीं पर। पल्स रेट हमेशा कम होगी दोस्तों, इसको रखिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे फिलहाल। बीपी 130, 70, ठीक है, ज्यादा हो रहा है। पल्स बढ़ा दी दोस्तों इसने, पहले 96 थी 104 कर दी, पल्स तो कम ही होगी दोस्तों डिजोक्सिन से, 100% कम होगी। हम ये नहीं करें ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, लेकिन जो पल्स ऑलरेडी चल रही थी उससे पल्स कम होनी चाहिए थी, ऑप्शन इनकरेक्ट है। बीपी ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, पल्स 110 अगेन बढ़ा दी, ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगा के देखिएगा। सबसे पहले रेस्पिरेशन इंप्रूव होगा, उसके बाद में ये तो पैरेलल इफेक्ट्स है, उसका ड्रग का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है दोस्तों। हाँ, काम दूसरा काम करने के चक्कर में ये काम हो जाते हैं, बीपी थोड़ा सा बढ़ाती है, हार्ट रेट को थोड़ा सा कम करती है ये। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ पेशेंट हु इज बिगिनिंग थेरेपी विद डिजोक्सिन टू डिटेक्ट अर्ली कॉम्प्लिकेशंस फॉर थेरेपी, व्हिच एक्शन शुड यू टीच द पेशेंट टू परफॉर्म। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को पहचानने के लिए आप पेशेंट को क्या टीचिंग दोगे, क्या सिखाओगे आप। टेक द पल्स डेली, यस जी, पल्स आपको डेली लेनी है ताकि पता लगे कि आपको कहीं डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। क्यों, ब्रेडिकार्डिया होगा। होल्ड पे रखिए दोस्तों ऑप्शन को। हैव इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स ड्रॉन वीकली, दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स ड्रॉन वीकली। इलेक्ट्रोलाइट लेवल में क्या सबसे इंपॉर्टेंट, पोटेशियम।
पोटेशियम कम होगा तो पेशेंट को डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स आएंगे। लेकिन पेशेंट, अब आप इनमें से दोनों में कंफ्यूजन पे रहेंगे, होल्ड कीजिए दोस्तों। मॉनिटर ब्लड प्रेशर वीकली, कोई मतलब ही नहीं है। मेजर द वेट ईच मॉर्निंग बिफोर द ब्रेकफास्ट, दोस्तों फिरोसिमाइड से रिलेटेड होता है, यहां पर डिजोक्सिन से रिलेटेड नहीं है। तो आप दोनों के बीच में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पोटेशियम भी तो देखना है पेशेंट का, जब भी पोटेशियम वैल्यू भी तो पेशेंट की आपको देखती रहनी पड़ेगी कि उसको कहीं डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी तो नहीं कोज हो रही। दोस्तों पेशेंट को आप पल्स लेने के लिए बोलोगे। इलेक्ट्रोलाइट्स कब देखे जाएंगे? जब पेशेंट जो है वो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स एग्जिबिट करेगा। इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज विद द क्वेश्चन कि आप यहां पर पोटेशियम कराएंगे डेली, वो वीकली, या फिर पल्स लेंगे। पल्स उस पेशेंट के हाथ की बात है, पल्स पेशेंट देख सकता है, तो पल्स रेट पेशेंट को चेक करनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, patient diagnosed with heart failure receiving furosemide and digoxin. When you enter the room to administer that morning dosage, the patient complains of nausea, anorexia, nausea and yellow vision. Which intervention should you take first? दोस्तों ये साइन सिम्टम्स किसके हैं? एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, येलो विजन, ये सारे के सारे डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स हैं। समझ में आ जाना चाहिए। अब आप सबसे पहले क्या करोगे? एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, जी नहीं देंगे, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। नोटिफाई द डॉक्टर, जी दोस्तों नोटिफाई तो करेंगे, होल्ड पे कर लीजिए। चेक द मॉर्निंग सीरम डिजोक्सिन लेवल, जी ये भी देखेंगे। चेक द मॉर्निंग सीरम पोटेशियम लेवल। अब दोस्तों यहां पर आप इन तीन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या करना है। ड्रग तो दोस्तों आपको होल्ड करनी है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग का तो मतलब ही नहीं बन जाता, पहली चीज। ठीक है, डॉक्टर साहब आकर के क्या करेंगे? सबसे पहले वो यही कहेंगे कि साहब डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप क्या कराइए? सीरम डिजोक्सिन का लेवल देख लीजिए। चेक द मॉर्निंग सीरम डिजोक्सिन लेवल, आप पेशेंट का सीरम डिजोक्सिन लेवल देखेंगे, उसके बाद में डॉक्टर को नोटिफाई करेंगे दोस्तों। चेक द मॉर्निंग सीरम पोटेशियम लेवल, ये भी हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ये डिजोक्सिन लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमें देखना है डिजोक्सिन का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी का अगर वो ज्यादा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, यहां पर एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया या फिर येलो विजन आ रही है, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए डिजोक्सिन कराना पड़ेगा। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी आप डिजोक्सिन का लेवल आप कराइए दोस्तों। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। हर एक बात दोस्तों दौड़ करके डॉक्टर को बताने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन क्लियरली आपको कह रहा है कि आपको क्या करोगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट इज शेड्यूल्ड टू हैव सीरम डिजोक्सिन लेवल ऑब्टेन्ड। पेशेंट का सीरम डिजोक्सिन लेवल किया जाना है। यू डिटरमाइन द ब्लड सैंपल शुड बी ड्रॉन एट विच टाइम, कब लेना चाहिए दोस्तों? ये तो आप हर किसी का भी अगर लेवल देख रहे होते हैं तो उसके लिए कॉमन क्वेश्चन है। जस्ट बिफोर ए डोज इज गिवन, दोस्तों मान लीजिए आपने डिजोक्सिन की डोज आपने अभी दे दी, अभी देनी है दोस्तों, सुबह 8 बजे आपने देनी है। अगर आप सोचोगे इन ऑप्शन में जस्ट बिफोर द डोज गिवन, 1 आवर आफ्टर द डोज गिवन, 1 आवर आफ्टर डोज गिवन, तो दोस्तों डिजोक्सिन की हाईली फॉल्स एलिवेटेड वैल्यू आएगी, गलत आएगी। जस्ट आफ्टर द डोज हैज बीन गिवन, फॉल्सली गलत आएगी दोस्तों। 1.5 आवर आफ्टर द डोज इज गिवन, रेज्ड आएगी दोस्तों। आज उसकी एक्चुअल थेराप्यूटिक, उसकी एक्चुअल सीरम रेंज कब आएगी? जब लास्ट डोज से उसको मैक्सिमम टाइम हो चुका है, और तब पता लगेगा कि बॉडी के अंदर कितनी रिटेन रही है, किडनी कितना उसको क्लियर कर रही है कि नहीं कर रही है, या क्लियर हो पा रहा नहीं हो पा रहा। तो आपने जस्ट जो डोज दी है, उसके जो आपको डोज दी जानी है, तो इसका मतलब है जो आपको डोज दी जानी है, आज जो पेशेंट को डोज देंगे उससे जस्ट पहले आप सीरम डिजोक्सिन का लेवल ले लीजिए, उसके बाद में आप उसको ड्रग जो है वो प्रेस्क्राइब कीजिए। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मॉनिटर पेशेंट रिसीविंग डिजोक्सिन फॉर विच अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। कौन सा अर्ली मैनिफेस्टेशन है? एनोरेक्सिया, जी है। फेशियल पेन, जी नहीं होता। फोटोफोबिया, जी नहीं होता। येलो कलर परसेप्शन, दोस्तों ये भी होता है। अब इनमें से दो में से सेलेक्ट और अप्लाई तो है नहीं, तो अर्ली मैनिफेस्टेशन कौन सा है? मैंने आपको पहले ही बताया था, जीआई अपसेट जो है, जीआई सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले एग्जिबिट होते हैं, इसका मतलब एनोरेक्सिया करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट। यू आर केयरिंग फॉर अ पेशेंट बीइंग एडमिटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द चीफ कंप्लेंट्स ऑफ एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। यू आस्क द पेशेंट अबाउट द होम मेडिकेशंस बीइंग टेकन। You would be the most concerned if the patient stated that which medication was being taken at home. आप पेशेंट आपके पास में इमरजेंसी में कंप्लेंट लेके आया नोजिया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया की। आपने पेशेंट से पूछा कि आप कोई ड्रग लेते हो क्या, कोई दवाई लेते हो क्या घर पे? पेशेंट ने बताया जी लेता हूं। और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इनमें से कौन सी मेडिसिन पेशेंट लेता होगा? दोस्तों सिंपली ये डिजोक्सिन पेशेंट लेता होगा। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्लियर सी बात है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, पेशेंट विद हार्ट फेलियर रिसीविंग डिजोक्सिन आईवी, यू शुड डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग बाय असेसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्या असेस करेंगे, क्या चीज इनमें से असेस करोगे जिससे पता लगे कि डिजोक्सिन काम कर रही है? डायलेटेड कोरोनरी आर्टरी कोई काम नहीं करती, डिजोक्सिन का काम नहीं है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। इंक्रीड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जी सही है। देखते जाइएगा दोस्तों क्वेश्चन। डिक्रीड कार्डियक अरिथमियाज, जी नहीं। डिक्रीड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जी नहीं। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यू शुड टीच द पेशेंट द साइंस ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के क्या साइंस है? रैश ओवर द चेस्ट एंड बैक, नहीं। इंक्रीड एपेटाइट, जी नहीं। विजुअल डिस्टर्बेंस, जी यस।
एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जी नहीं। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, समझ में आते जाएंगे दोस्तों, चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड बी स्पेशली अलर्ट फॉर साइन सिम्टम्स ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इफ सीरम लेवल्स इंडिकेट दैट द पेशेंट हैज ए लो सोडियम लेवल, सोडियम का मतलब नहीं है जी, हाई ग्लूकोज लेवल, जी नहीं, हाई कैल्शियम लेवल, जी नहीं, लो पोटेशियम लेवल, जी। हाइपोकैलेमिया के पेशेंट्स में, हाइपोकैलेमिया की कंडीशंस में डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, पेशेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड डिजॉक्सिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड यू टेल द पेशेंट टू रिपोर्ट एज अ पोटेंशियल इंडिकेशन ऑफ द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। इनमें से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का पोटेंशियल इंडिकेशन कौन सा है? अर्टिकेरिया, जी नहीं, शोरनेस ऑफ ब्रीथ, जी नहीं, विजुअल डिस्टर्बेंसेज, यस, हाइपरटेंशन, जी नहीं। सेम सा क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट वाला। एक क्वेश्चन और देखिए, यू मॉनिटर द सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स ऑफ द पेशेंट हु इज टेकिंग डिजॉक्सिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमन कॉज ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। कौन सा कॉमन कॉज है दोस्तों? हाइपोनेट्रीमिया, जी नहीं, हाइपोमैग्नीसीमिया, जी नहीं, हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज करता है दोस्तों लेकिन कॉमन कॉज नहीं है। हाइपोकैल्सीमिया, जी नहीं, हाइपोकैलेमिया, यस, लो पोटेशियम लेवल, ठीक है दोस्तों। हाइपोमैग्नीसीमिया भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज करता है लेकिन कॉमन कॉज नहीं है। हमने बताया द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज हाइपोकैलेमिया। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, एन 80-year-old पेशेंट इज एडमिटेड विद नोजिया एंड वोमिटिंग, he has a history of heart failure, being treated with digoxin. He tells you that he has been nauseated for a week and began vomiting for last 2 days. Laboratory values indicate that the patient has hypokalemia. Because of these clinical findings, you should assess the patient carefully for the signs of which of the following conditions. पेशेंट ने बताया कि कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, डिजॉक्सिन उसको मिल रही है, तो क्या उसकी वजह से क्या हो रहा है? नोजिया हो रहा है, पेशेंट को वोमिटिंग हो रही 2 दिन से, और मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया तो पता लगा कि पोटेशियम का लेवल भी कम आ रहा है। तो आपको किसके साइन सिम्टम्स जो हैं वो असेस करने चाहिए? क्रोनिक रीनल फेलियर, एक्सार्बेशन ऑफ हार्ट फेलियर, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आई होप ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, द पेशेंट हु इज 84 years old टेकिंग डिजॉक्सिन फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन, लेते हैं क्या? जी लेते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में भी लेते हैं दोस्तों, फ्लटर में भी देते हैं इसको, हम हार्ट फेलियर में भी देते हैं। यू फाइंड द हार्ट रेट 46 बीट्स पर मिनट, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है दोस्तों पेशेंट को, एंड ही टेल्स यू दैट ही हैज बीन नोजियस एंड वोमिटिंग सिंस द लास्ट विजिट। व्हाई डज दिस कंसर्न यू? पेशेंट को डिजॉक्सिन प्रिस्क्राइब कर रखी है एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए, हार्ट रेट भी उसकी कम आ गई है 46 बीट्स पर मिनट। क्या हो रहा होगा दोस्तों? दिस कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, जी नहीं। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यस। दिस पेशेंट प्रोबेबली हैज, ये क्या पता नहीं, ऑप्शन ही करेक्ट नहीं छपा भाई। दिस पेशेंट में बी मालनरिश्ड, जी नहीं। समझ में आ गया दोस्तों आपको भी इतनी देर पढ़ते पढ़ते सारी चीजें। सिंपल ड्रग लेग कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन ऑर्डर किया गया, डिजॉक्सिन 0.25 मिलीग्राम आईएम स्टेट, आईवी दिया जाता है वैसे नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन यहां पर आईएम प्रेस्क्राइब कर दिया। However, in this problem, IM is indicated available. How many ml should be administered? ये देखिए दोस्तों, ये ड्रग की जो बाहर स्लिप लगी होती है वो है कितनी है इंजेक्शन, जो डिजॉक्सिन इंजेक्शन 2 ml की ये बोतल है दोस्तों, 2 ml की एम्पूल है, डिजॉक्सिन इंजेक्शन है जो, और क्या है इसके अंदर 500 माइक्रोग्राम पर 2 ml है, 500 माइक्रोग्राम पर 2 ml। देना कितना है आपको? इतना देना है दोस्तों, और इसने यहां पर मिलीग्राम में भी लिख रखा है 0.5 मिलीग्राम 2 ml में, तो आपको कितना देना है ml में कितना देना। अब दोस्तों इन ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चंस को आप इजीली समझिएगा। अवेलेबिलिटी क्या है यहाँ पर? मिलीग्राम, पहले तो यूनिट से लीजिएगा, आपको क्या दिलाना चाह रहा है? मिलीग्राम में दिलाना चाह रहा है, तो मिलीग्राम वाली वैल्यू देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको निकालनी पड़ती, वो भी 0.5 मिलीग्राम कितने में है? 2 ml में है। आपको कितना देना है पेशेंट को? 0.25 मिलीग्राम, तो पहले मिलीग्राम लिखा तो यहां पर भी 0.25 मिलीग्राम पहले लिख लीजिएगा, और कितना ml आप पेशेंट को देना है? x ml आपको देना है। आंसर आपका आ गया। अंदर वालों को अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, x को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5x आएगा, इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? ये आएगा। यहां लीजिएगा दोस्तों 0.5x इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.5 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.5 आ गया। x की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, 0.5 अपॉन 0.5 कितना आ गया? 1 ml। 0.25 प्रेस्क्राइब किया, आपके पास में था 0.5 मिलीग्राम 2 ml में, ऑब्वियस सी बात आधा दे देंगे, आंसर आपको आ गया है। सेम ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, डिजॉक्सिन का प्रेस्क्राइब कर दी 0.25 मिलीग्राम ओरली, अवेलेबल डिजॉक्सिन ये है दोस्तों टेबलेट्स, ड्रग कम्स इन दिस फॉर्म ओनली, लेकिन फार्मासिस्ट के पास में नहीं थी। कितनी टेबलेट आप पेशेंट को दोगे दोस्तों? सबसे पहले देखिए अवेलेबल क्या है? 0.125 मिलीग्राम टेबलेट में, तो दोस्तों एक टेबलेट में है ये, देखिएगा, इक्वल टू देनी कितनी है? 0.25। श्योर कर लीजिएगा कि भाई आपने पहले मिलीग्राम लिखा है तो यहां पर भी मिलीग्राम पहले लिखोगे। रेशियो किसका भाई कितनी देनी है? x देनी है। वैसे ही दोस्तों वापस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.125x इज इक्वल टू 0.25। x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 0.250, 0.125, ये दोस्तों दोनों का पॉइंट हट गया है, क्या आ गया भाई? 2 टेबलेट। आंसर इज 2 टेबलेट्स।
क्लियर है दोस्तों? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस नहीं किया थ्योरी पढ़ते समय, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर डिजिटलिस टॉक्सिसिटी? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या होता है दोस्तों? इसका एंटीडोट होता है डिजोक्सिन इम्यून फैब फ्रेगमेंट। डिजोक्सिन इम्यून फैब फ्रेगमेंट ये इसका एंटीडोट होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। व्हाट पैरामीटर्स शुड कंसर्न यू द मोस्ट इन ए पेशेंट टेकिंग डिजिटलिस? हार्ट रेट 52 आ गई है और इरेगुलर है, यस ये आपको कंसर्न होना चाहिए। हार्ट रेट ऑफ 60 बीट्स इसका कंसर्न नहीं है, 88 का कंसर्न नहीं है, 100 का कंसर्न नहीं है दोस्तों। ब्रेडिकार्डिया आपके लिए, ब्रेडिकार्डिया और इरेगुलर पल्स जो है वो आपके लिए कंसर्न होना चाहिए। दोस्तों एक बहुत ही छोटे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमने बहुत ही बड़ा सेशन ये रखा है आप लोगों के लिए, ताकि डिजोक्सिन को लेकर के कोई किसी तरीके का संशय नहीं रहना चाहिए। इसको लेकर के एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चंस आते हैं। वी होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में सोडियम पोटेशियम पंप, और फिर उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर जो डिजोक्सिन को डिस्कस किया है। हमारे साथ यहां तक जुड़े रहने के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।